नमस्कार दोस्तों। काफ़ी टाइम से आप में से बहुत लोग फोक्सवैगन टाइगुन का इंतज़ार कर रहे हैं और फाइनली ये गाड़ी अब लॉन्च के लिए रेडी है। आज हम उदयपुर की खूबसूरत नगरी में इस गाड़ी को चला रहे हैं और काफ़ी टाइम से आप में से बहुत लोग हमें ये सवाल पूछते हैं इस गाड़ी के बारे में, क्या ये क्रेटा और सेल्टॉस से कम्पीट कर पाएगी या नहीं? क्या इस गाड़ी का इंडिया में बनाने के कारण, इंडिया के लिए एक प्राइस पॉइंट रखने के कारण इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं या नहीं? क्या इसमें अभी भी फोक्सवैगन का जो एक डीएनए होता है, कैरेक्टर, ड्राइविंग फन, वो इंटैक्ट है या नहीं? ये सवालात और इसके अलावा और काफ़ी सवालों का जवाब हम आपको देंगे अगले कुछ मिनटों में, तो बने रहिए हमारे साथ। अब डिज़ाइन की बात करें तो देखने में टाइगुन एक बेहद इम्प्रेसिव गाड़ी है। आप देखेंगे अगर इसको किसी भी एंगल से तो प्रॉपर एक जो फोक्सवैगन से आपकी उम्मीद होती है वो सारी उम्मीदें आपकी खरी उतरती हैं। अगर आप यहाँ पे फ्रंट पे देखेंगे तो बिल्कुल बहुत ही एक रोबस्ट और एक मस्कुलर डिज़ाइन दिया गया है। काफ़ी एक आप देखेंगे यहाँ पे बम्पर में लोअर पार्ट में ऊपर बहुत ही शार्प क्रीजेस हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप ओवरऑल गाड़ी को एक प्रोफाइल में देखते हैं तो वो एक एसयूवी का जो चार्म होता है, एक एसयूवी लुक, वो बिल्कुल बरकरार रखी गई है टाइगुन के डिजाइन में। अब जैसे मैंने बोला कि फोक्सवैगन जैसे एक नीट और एलिगेंट गाड़ियां बनाती है, ये बिल्कुल वैसी है, लेकिन साथ ही साथ इंडियंस को, हम लोगों को, काफ़ी बायर्स को जो एक एक्सपेक्टेशन होती है वो भी चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट करी गई हैं। तो आप यहाँ पे फ्रंट पे देखेंगे काफ़ी सारा क्रोम है। पर्सनली मैं क्रोम का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे बायर्स को क्रोम चाहिए होता है और उन सभी के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है। अच्छी बात ये है कि ओवरबोर्ड नहीं गए हैं डिज़ाइनर, तो ये दिखने में कहीं से भी ख़राब नहीं लगता है। टेस्टफुली किया गया है इसका डिज़ाइन और इसके कारण गाड़ी देखने में प्रीमियम लगती है। साइड पे बढ़िया एकदम डिज़ाइन के आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स दिए गए हैं टॉप वेरिएंट पे। साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये रूफ रेल्स हैं। ये रूफ रेल्स सिर्फ शो के लिए नहीं हैं, ये फुल्ली फंक्शनल रूफ रेल्स हैं, तो आप इन्हें लोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बार जब आप इस गाड़ी का रेयर एंड देखते हैं, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। पीछे जो इसकी टेल लैम्प का डिज़ाइन है बहुत ही लाजवाब है। अगर आप देखेंगे जो एक पूरी इसकी एलईडी लाइटिंग दी गई है, एक एंड से दूसरे एंड तक कंटिन्यूस जो एलईडी लाइटिंग है, बहुत ही प्रीमियम इसको एक अपील देती है और रात के टाइम में देखने में बेहद लाजवाब लगती है। और अगर आप पूरी गाड़ी को भी देखेंगे तो एक एसयूवी फ्लेवर बरकरार है, दिखने में डायनेमिक है, यंग है, एनर्जेटिक है और ये नए कलर्स जो लेके आई है फोक्सवैगन, ये कलर्स भी काफ़ी डायनेमिक हैं। और उस एंगल से अगर आप देखेंगे, जैसा हम सब एक्सपेक्ट करते हैं फोक्सवैगन से, एलिगेंट है, डिसेंट है, साथ ही साथ एट द सेम टाइम एनर्जेटिक और बहुत ही डायनेमिक डिज़ाइन है। और इन्हीं सब बातों के कारण अगर मेरी राय पूछी जाए तो मेरे हिसाब से फोक्सवैगन टाइगुन अपने सेगमेंट में दिखने के मामले में वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी है। आप में से कई लोग अभी तक ये ऑलरेडी जानते होंगे कि स्कोडा की कुशाक और फोक्सवैगन टाइगुन सेम प्लेटफॉर्म पे बने हैं, लेकिन दिखने में ऑफ कोर्स बाहर से अलग हैं। लेकिन कई लोगों को लगता है कि शायद अंदर से सेम इंटीरियर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर विजिबल डिफरेंसेस हैं। अगर मैं इसकी ओवरऑल एक अपील की बात करूं तो काफ़ी नीट और क्लीन डिज़ाइन है, काफ़ी प्रीमियम भी लगता है। डैशबोर्ड आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे ग्लॉसी टच दिया गया है, ये बीच में ग्राफिक्स दिए गए हैं। प्लास्टिक क्वालिटी मैं कहूँगा अच्छी है, सेगमेंट में बेस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन इट इज़ स्टिल गुड। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे सेंटर कंसोल में देखेंगे, ये जो टच स्क्रीन इंटरफेस दिया गया है, ये टच स्क्रीन काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया है। साथ ही साथ यूज़र इंटरफेस काफ़ी सिंपल है, तो इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है। और अगर आप इसकी आप फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले, साथ ही साथ आपको ऐप्स मिलते हैं जैसे कि गाना, या आप नेविगेशन भी ऐप से यूज़ कर सकते हैं, booking.com, ये सारी चीज़ें आपको ऐप्स भी इसमें मिलती हैं।
और ये एक फुल्ली कनेक्टेड कार नहीं है, जैसे हम देखते हैं क्रेटा और सेल्टोस में एम्बेडेड सिम आता है, वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ वोक्सवैगन कनेक्ट, तो आप स्टिल काफ़ी इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। और अगर एक सबसे बड़े डिफरेंस की बात करूं, और जो इस गाड़ी की कैबिन का हाईलाइट है, वो है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। जनरली ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप ऑडी में देखेंगे, फोक्सवैगन ग्रुप की गाड़ियों में। ऑडी में जो वर्चुअल कॉकपिट आता है वो इस तरह का होता है, और वैसा ही यहाँ पे एक फुल्ली डिजिटल स्क्रीन दी गई है। दिखने में बेहद इम्प्रेसिव है, ग्राफिक्स इसके बहुत बढ़िया है, रीड आउट्स काफ़ी सिंपल और ईजी हैं, तो उस एंगल से बहुत ही एक बढ़िया यूज़र इंटरफेस है। और साथ ही साथ अपील जो है, एक प्रीमियम फ्लेवर देता है ये पूरे कैबिन को। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, पकड़ने में काफ़ी एक चंकी फील आती है। सारे आपके क्रूज़ कंट्रोल, ऑडियो और MID कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर मैं फ़ीचर्स की बात करूँ तो फ़ीचर्स के मामले में भी टाइगुन काफ़ी लोडेड है। आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, साथ ही साथ ये सनरूफ है। पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड नॉर्मल सनरूफ है। बढ़िया ऑडियो सिस्टम है, आपको अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है इसमें से। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्रंट की 2 सीट्स वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। अब ये हम जो गाड़ी चला रहे हैं अभी, ये GT वर्जन है। GT में आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप 1 लीटर का टॉप वेरिएंट ऑप्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको आगे की 2 सीट्स वेंटिलेटेड मिलेंगी, तो वो एक एडिशनल फीचर होगा। स्पेस की प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो बहुत बढ़िया है। यहाँ डोर पॉकेट्स की बात करूँ, या यहाँ पे अगर आप इस सेंटर कंसोल में यहाँ पे स्टोरेज स्पेस देखेंगे, ग्लव बॉक्स की बात करेंगे, हर जगह आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस दी गई है। और इसी कारण से एक ओवरऑल कैबिन का जो फील मेरे हिसाब से आगे बैठ के मिलता है, बहुत ही एक प्रीमियम, एनर्जेटिक और साथ ही साथ मॉडर्न एंड फीचर लोडेड है। और अब बात करते हैं रेयर सीट स्पेस की, और ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में आप में से कई लोग हमसे काफ़ी सवालात पूछते आए हैं, क्योंकि जिस तरह से स्कोडा कुशाक सेम प्लेटफॉर्म पे है, टाइगुन भी ऑलमोस्ट सेम साइज़ की है, तो ये क्रेटा और सेल्टोस से काफ़ी छोटी है। तो आप में से कई लोग ये पूछते हैं कि क्या इसमें स्पेस की कमी होगी, और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई कम स्पेस आपको मिल रही है। अगर आपको एक पर्सपेक्टिव दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे ड्राइविंग सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी है। 5 फीट 8 इंच मेरी हाइट है, और आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास बहुत, अगर आप नी रूम देखेंगे, काफ़ी जगह है। तो अगर आप यहाँ पे मुझसे थोड़ी हाइट में काफ़ी लंबे भी हैं तो आपको लेग रूम या नी रूम की कमी नहीं महसूस होगी। यहाँ पे अगर मैं सीट की बात करूँ तो अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, कुशनिंग भी सीट की काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे ये फ्लोर जो है आपका रिलेटिवली ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो उस कारण से आप तीसरा पैसेंजर यहाँ पे बैठा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पैर रखने के मामले में ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होगा मिडिल पैसेंजर के लिए, लेकिन सीट बहुत वाइड नहीं है, और उस कारण से 3 लोग यहाँ पे बैठाना थोड़ा सा टाइट मामला हो सकता है। लेकिन 4 लोगों के लिए बेहद कंफर्टेबल और काफ़ी बढ़िया स्पेस यहाँ पे है कैबिन के अंदर। सीट अगर बैक रेस्ट की बात करूँ तो एंगल बढ़िया है, एडजस्टेबल यहाँ पे आपको ये हेड रेस्ट दिए गए हैं, एक कुशन्ड आर्म रेस्ट मिलता है आपको डुअल कप होल्डर्स के साथ, डोर पॉकेट में स्पेस अच्छी दी गई है, रेयर AC वेंट हैं, 2 यहाँ पे आपको टाइप C के चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं। तो उस एंगल से अगर आप देखेंगे, बढ़िया जगह है, यहाँ पे आप लॉन्ग जर्नीज़ में भी आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन एक बड़ी कमी है इस कैबिन में, और वो है यहाँ पे अगर आप ये फ्लैट, इसका ये फ्लोर देखेंगे, यहाँ पे इसका डिज़ाइन फ्लोर का कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे जब आप आगे पैर अपने मूव करते हैं तो यहाँ पे कंपार्टमेंट, एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। और जब आप इस गाड़ी में लॉन्ग जर्नीज़ पे अगर आप जाएंगे तो लंबी जर्नीज़ में, खासकर अगर आप मुझसे हाइट में थोड़े और लंबे हैं, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि पैर की मूवमेंट यहाँ पे बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो ये एक थोड़ा सा एक कमी है मेरे हिसाब से कैबिन के अंदर। ये स्कोडा कुशाक में भी है, सेम प्लेटफॉर्म है, तो ये कैरी ओवर हो गई है, तो ये एक छोटा सा इसमें ग्लिच है। लेकिन उसके अलावा अगर आप कैबिन देखेंगे, बढ़िया कैबिन है, दिखने में प्रीमियम है, फीचर लोडेड है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल है, यूज़र फ्रेंडली है और स्पेशियस भी है।
और अब बात करते हैं Volkswagen टाइगून की ड्राइविंग परफॉर्मेंस की। अब इंजन ऑप्शंस की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, दोनों पेट्रोल, कोई डीजल नहीं है टाइगून की लाइनअप में। 1.5 लीटर TSI और 1 लीटर TSI आपको मिलता है। दोनों में ही आप ऑटोमेटिक और मैनुअल गियरबॉक्स में से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 लीटर में आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलेगा, जबकि 1.5 लीटर में ऑटोमेटिक आपको मिलता है DSG। अब आज हमने चलाया है 1.5 DSG और 1.5 मैनुअल। और इससे पहले कि मैं आपको परफॉर्मेंस की बात बताऊं, कुछ डिफरेंसेस हैं कैबिन के अंदर, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, वो आपको यहाँ पे मैनुअल वर्जन में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल जो आप Volkswagen की गाड़ियों में देखते हैं वैसा कंबाइंड है एनालॉग और डिजिटल लेआउट। अगेन सिंपल इंफॉर्मेशन रीडआउट्स है, इजी टू डिसाइफर इंफॉर्मेशन और दिखने में भी अच्छा है। हाँ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाली वो बात नहीं है, लेकिन अगेन दैट इज़ रिजर्व फॉर 1.5 लीटर टॉप वेरिएंट। और उसके अलावा जैसे हम रेड कार चला रहे हैं अभी, इसका यहाँ पे डैशबोर्ड का कलर स्कीम भी रेड है, तो थोड़ा सा एक स्पोर्टी फील भी आती है इसमें। अब परफॉर्मेंस पे वापस बात करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इंजन बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार और सॉलिड है। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको बहुत बढ़िया मिलती है 1.5 लीटर इंजन से। शुरुआत से ही इस इंजन में काफ़ी जान है, और एक बार आप करीब 1600 RPM पार कर लेते हैं तो इसमें बढ़िया आपको पावर डिलीवरी मिलने लगती है, और 2000 RPM के बाद काफ़ी हेल्दी एक्सेलरेशन मिलता है आपको। अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूं तो DSG अपना काम बखूबी करता है। अप शिफ्ट्स हो, डाउन शिफ्ट्स हो, बहुत ही क्विकली होते हैं, बहुत बढ़िया उसकी स्पीड है। मैनुअल गियर बॉक्स भी अपना काम बहुत अच्छी तरह से करता है। जो गियर थ्रोज हैं वो लंबे नहीं हैं, छोटे हैं। साथ ही साथ गियर बॉक्स काफ़ी स्लिक है, तो उस केस में अगर आप गाड़ी में थोड़ा फन चाहते हैं, तेज़ चलाना चाह रहे हैं, तो जल्दी अगर आप गियर बदलना चाहते हैं तो वो बहुत ईजिली पॉसिबल है टाइगून के मैनुअल गियर बॉक्स में। DSG में अगर आप बेटर कंट्रोल चाहते हैं तो आपको स्टीयरिंग के पीछे पेडल्स भी दिए गए हैं, तो आप उससे भी मैनुअली गियर बॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और स्पीड की बात करें तो चाहे इन गियर एक्सेलरेशन हो या फ्रॉम अ स्टैंड स्टिल आप एक्सेलरेशन की बात करें, बहुत बढ़िया एक्सेलरेशन है। और आप अगर हाई स्पीड की बात करें, आराम से ये गाड़ी हाईवे स्पीड यानी कि 100-120 तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। और साथ ही साथ अगर आप इसको कंटिन्यूसली आप 150-160 जैसी स्पीड पे भी चलाएंगे, तब भी इंजन से आपको कोई स्ट्रेन के साइंस नहीं दिखते। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इंजन पे कोई लोड पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा फ्री रेविंग इंजन है, बहुत क्विकली रेव करता है अपनी रेड लाइन तक, और उसी कारण से चलाने में बहुत बढ़िया इसमें एक मज़ा आता है। थोड़ी थोड़ी इसमें आवाज़ भी स्पोर्टी है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप जोड़ के देखते हैं, काफ़ी इसमें एक ड्राइविंग फन जो है वो फैक्टर बहुत बढ़िया मिलता है आपको। अगर मैं हैंडलिंग की बात करूं तो हैंडलिंग बहुत ही इम्प्रेसिव है इस गाड़ी की। आप इसको अगर कॉर्नर्स पे तेज स्पीड पे मोड़ रहे हैं, आप हाईवे पे इसको तेज चला रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है। एक Volkswagen से आप जिस तरह की स्टेबिलिटी और हैंडलिंग एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको यहाँ पे पूरी तरह 100% मिलती है। मैंने इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी हाई स्पीड पे चलाया है, पैनिक ब्रेकिंग भी करी है। इमरजेंसी ब्रेकिंग में भी हाई स्पीड से गाड़ी अपनी लाइन नहीं छोड़ती, और स्टीयरिंग से आपको अच्छा फीडबैक मिलता है, ब्रेक पेडल से अच्छा फीडबैक मिलता है। तो इन सब बातों को जब आप जोड़ के देखते हैं, बेसिकली आपको एक ऐसा पैकेज मिलता है इस गाड़ी के अंदर जहाँ पे आपको खुद काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा इस गाड़ी को पुश करने में। आपको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी आराम से हाई स्पीड हैंडल कर सकती है, और ये सेफ फील करती है उन स्पीड्स पे। अगर मैं एक रिफाइनमेंट की बात करूं तो रिफाइनमेंट भी इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी है। NVH इंसुलेशन अच्छी तरह करी गई है। तो अगर आप इसको नॉर्मली चला रहे हैं या आराम से हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं, तब भी इसका एक रिफाइंड एक्सपीरियंस भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो एक तरफ पे जहाँ पर आपको एक्साइटमेंट और स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, साथ ही साथ आपको अपनी डेली ड्राइविंग साइकिल के लिए रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी इसमें मिलता है। तो ये तो रही बात सारी आपकी परफॉर्मेंस की, इंजन, गियर बॉक्स, हैंडलिंग सब बढ़िया। लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि इसमें डीजल है नहीं, पेट्रोल, और पेट्रोल के दाम हम सब जानते हैं आजकल कंट्री में किस रेट से ऊपर बढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी की मैं बात करूँ तो आज हमने जो गाड़ी चलाई है बेसिकली उदयपुर में चलाई है, ज़्यादातर हाईवे पे चली है, लेकिन सिटी में एंट्री एग्जिट अंदर पतली गलियाँ सब में मिला के हमें करीब 12.5 किलोमीटर का एवरेज मिला है 1 लीटर पेट्रोल में। ये इसलिए है क्योंकि हम गाड़ी को कंटिन्यूसली काफ़ी हमने पुश किया है, कंटिन्यूसली रेड लाइन तक खींचा है हर गियर में, जो कि एक नॉर्मल ड्राइविंग साइकिल में आप नहीं करेंगे। तो अगर आप रेगुलरली इस गाड़ी को नॉर्मल चलाएंगे तो आई एम श्योर आपको फ्यूल एफिशिएंसी 12.5 से काफ़ी ऊपर मिलेगी। और उसका एक और कारण भी है कि इसमें एक बड़ी स्मार्ट सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी है 1.5 लीटर में सिर्फ, जहाँ पे अगर आप ज़्यादा पावर नहीं डिमांड कर रहे हैं इंजन से या आप सिर्फ हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं आराम से, तो 2 सिलेंडर, इसके 4 सिलेंडर में से 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं। तो उस कारण से जब ये सिर्फ 2 सिलेंडर पे चलती है आपका पेट्रोल काफ़ी हद तक बचता है और उस कारण से आपको ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिलती है। आप हाईवे पे 100 या 100 से ज़्यादा की स्पीड पे क्रूज करते हुए 2 सिलेंडर मोड पे चला सकते हैं गाड़ी को। एंड वो पता आपको इसलिए चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले में आपको ये लिखा हुआ आ जाता है कि 2 सिलेंडर मोड में है, अगर वो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अगर आप नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है तो यहाँ पे एक इको का आइकन पॉप आ जाता है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अब ये 2 सिलेंडर मोड में है। तो ये तो रही बात सारी आपकी एक जो एक्साइटमेंट की, एक परफॉर्मेंस की। लेकिन कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट के मामले में भी टाइगुन काफ़ी एक अच्छा बैलेंस आपको प्रोवाइड करती है। थोड़ी सी राइड, इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो फर्मर साइड पे है और उस कारण से जो आपकी राइड है वो थोड़ा सा स्लो स्पीड्स पे, खासकर काफ़ी बड़े गड्ढों या उसके ऊपर थोड़ा सा फर्म आपको फील होगा। लेकिन थोड़ा सा जैसे आप स्पीड पकड़ते हैं राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया इंप्रूव हो जाती है। एंड आई थिंक जो भी आप नॉर्मल रोड कंडीशंस में फेस करेंगे, पॉट होल्स, स्पीड ब्रेकर्स, जितने भी ये ब्रोकन सर्फेसेस हैं, आराम से गाड़ी उनको हैंडल करती है। और ऑक्यूपेंट्स, मेनली जो अंदर ऑक्यूपेंट्स हैं गाड़ी में, वो रिलेटिवली कंफर्टेबल रहते हैं। सो उस एंगल से एक इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से जो टाइगुन का बैलेंस है बिटवीन कंफर्ट एंड स्पोर्टीनेस, मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। तो आज पूरा दिन गाड़ी चलाने के बाद फोक्सवैगन टाइगुन ने हमें काफ़ी इम्प्रेस किया है। इसका डिज़ाइन बेहद लाजवाब है, फीचर्स अच्छे हैं, कैबिन में स्पेस बढ़िया है और चलाने में ये गाड़ी बेजोड़ है। बहुत ही एक्साइटिंग और फन टू ड्राइव गाड़ी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात जो मैटर करती है वो है प्राइजेज अभी नहीं अनाउंस हुए हैं, लेकिन 3rd वीक ऑफ सितंबर में आपको इस गाड़ी की प्राइसिंग भी पता लग जाएगी। मेरे हिसाब से अगर टाइगुन का 1 लीटर वेरिएंट कुशाक से थोड़ा सा प्राइस उसका कम रहे और 1.5 लीटर का थोड़ा सा कुशाक से हल्का सा ज़्यादा, क्योंकि इसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं, उस केस में मेरे हिसाब से टाइगुन की प्राइसिंग कंपैरेटिव होगी और इस गाड़ी के लिए इंडिया में स्टार्ट भी बढ़िया रहेगी।